हेलो भाइयों। आज अपन देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन के कुछ फंडामेंटल, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है हमें ताकि हम पूरा सिस्टम डिज़ाइन स्टार्ट कर सकें। ओके, तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर होगा मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन फंडामेंटल है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हाउ द कॉल गोज, एपीआई कॉल या बोल लो यूआरएल कॉल। ठीक है, कैसे होती है वो। दूसरी चीज हम देखेंगे कि टीसीपी कनेक्शंस। ओके, टीसीपी। उसके बाद हम देखेंगे सीडीएन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे टीएलएस या फिर एसएसएल। ये क्या होते हैं मैं बताता जाऊंगा आपको टाइम के साथ साथ। ओके, जिनको पता है उनको आइडिया आ गया होगा। ओके, तो ये चीजें हम कोशिश करेंगे कि इतना कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब पहली चीज उठाते हैं यूआरएल कॉल। अभी सिस्टम डिजाइन तो हमें समझना चाहिए ना कि कैसे ही जब आप कुछ हिट करते हो ब्राउजर पे वो कैसे फ्लो करता है। ठीक है, टिल द सर्वर कहाँ तक उसे कैसे पता चलता है सब चीज। जैसे कि कुछ भी ले लो, google.com, फेसबुक, कुछ भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट बॉक्स लेते हैं। समझो आपने यहाँ पे लिखा https, ओके, और आपने डाला abc.com। अब जैसे ही क्या होता है, अच्छा एक टी रह गया। ओके, क्या होता है जैसे ही आप ये हिट करते हो क्या होता है। ओके, तो ये अपना मेन था यूआरएल कॉल। अब देखो यहां से आप लिखते हो ब्राउजर में, तो ले लो दूसरा आपका आ गया यहाँ पे ब्राउजर। ओके, ये आ गया ब्राउजर। ओके, यहां से कॉल गया इसको, ब्राउजर को। अब ब्राउजर क्या करता है ना, ब्राउजर के पास भी ना इसका खुद का कैश होता है। मैं एक छोटे छोटे बॉक्सेस हर चीज के लिखने के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ना ये abc.com ना एक समझो ऐसा कुछ नेम है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि हर सर्वर के ना कुछ नंबर्स होते हैं। ओके, तो उन सर्वर के नंबर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे अगर उससे बात करनी है तो। नेम से नहीं पता चलता डायरेक्टली। तो ये जो abc.com है इसके आगे कोई नंबर होगा। ठीक है, मान लो वो नंबर है कुछ 1.1.2.3.4। ठीक है, अभी रैंडम के लिए मान के रख लो वो नंबर है कुछ ऐसा। ओके, 1.2.3.4। ओके, ये जो इसका मैपिंग है। ठीक है, मान के रखो। अब ब्राउजर है, ब्राउजर के पास कैशे होता है। अगर कैशे में इस abc.com का आईपी मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा। ओके, ये कैशे है। नहीं होगा तो मिस है, तो फिर वो नीचे जाएगा। नीचे हमारा दूसरा ब्लॉक क्या आएगा। ठीक है, इन सबको छोटा कर लेते हैं क्योंकि लिखनी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी, नेक्स्ट चीज आती है ब्राउजर। ब्राउजर से मिस हो गया, उसका आता हमारा ओएस लेयर। ओके, तो इसी को कॉपी करो। यहाँ पे होता है हमारा ओएस का भी ना कैशे होता है। मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, ये हमारा ओएस का ना कैशे होता है। ओके, यहाँ पे वो ढूंढेगा और इसके बाद भी अगर उसको नहीं मिली, ओके, तो नेक्स्ट जगह जाएगा। वो होता है आपका अगर आपके घर पे वाईफाई है तो आपका राउटर होगा। अगर आप नेट कनेक्टेड पे हो, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क पे, तो आपका आईएसपीस। ठीक है, जैसे जियो, एयरटेल, ये सारी चीजें। तो इनके पास भी कैश्ड होता है डेटा, तो उसको लिख लो। वो होता है, ये नहीं लेंगे, हम लेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं। वो बोल लो आप राउटर कैश या फिर ओके राउट कैश है या फिर आपका आईएसपी बोल लो। ओके, इनके पास भी डेटा होता है इन चीजों का, और अगर इनके पास डेटा होगा तो इनके पास भी वो डेटा गेट चेक किया जाएगा ओएस के बाद। ओके, अब ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज आती है हमारी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, रुको। ठीक है, अब समझो यहां पे मिस कर गया। अब सबके पास कैशे है। ठीक है, मैं सबका कैशे लगाते जा रहा हूं। ठीक है, समझो सबका कैशे है, कोई ऐसा नहीं है कैशे हर किसी के पास होता है। ठीक है, हर किसी के पास एक कैशे सिस्टम होता है, हर किसी के पास कैशे सिस्टम है जैसे मैंने बोला। ठीक है, तो इनका भी खुद का कैशे होगा। इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इनका कैशे है। सेम जो ब्लॉक है ये यहाँ पे, इसका भी कैशे होगा। ओके, ये है आईपी जो हमारे राउटर्स है। ठीक है, सबके पास कैशे है खुद का। अब समझो हर जगह मिस हुआ, फिर कॉल जाता है हमारे डीएनएस रिजॉल्वर पे। यहां से एक्चुअली स्टार्ट होता है उस आईपी को ढूंढने का काम। ठीक है, एक्चुअली में आईपी ढूंढने का काम, तो उसको बोलते हैं हम
डीएनएस, ठीक है, रिजॉल्वर। ओके, ये काम करता है एक्चुअली में, इसका भी कैशे है, ठीक है, हर किसी का कैशे है, यहां पे हर किसी का कैशे है, ठीक है, हर किसी का कैशे है। अब दूसरी चीज ये हो गई, अब डीएनएस रिजॉल्वर है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है यहाँ पे, अब वो क्या करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर पे ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर डीएनएस रिजॉल्वर के पास भी नहीं हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहला लेयर जा रहे हैं कि कहीं किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली एंड तक ट्रेस करेंगे उसको ताकि हम समझ पाए, ठीक है। अब वो जाएगा नीचे, अब वो क्या करेगा, इन सबको हटा देते हैं, अब उन सब के पास जाएगा, डीएनएस रिजॉल्वर हो गया। अब नीचे क्या होता है, हमारा होता है रूट सर्वर्स, ओके, उसको हम बोलते हैं रूट सर्वर्स, ठीक है, यहां पे लिख लो रूट सर्वर। ये ना मैं एक बता देता हूं, ये एक्चुअली में सिर्फ 13 रूट सर्वर्स हैं, ठीक है, जो 12 कुछ तो कंपनीज या क्या बोल लो कम्युनिटीज हैं जो हैंडल करती है, ओके, उनसे ज्यादा किसी और को अलाउ नहीं किया गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उनके अपने अपने रीजन होंगे, जो भी होगा वो आप डीप डाइव कर लेना कि क्यों है क्या है, बट मेरे हिसाब से इतना था कि ये ना पहले हिसाब से बना था, जब डीएनएस रिजॉल्वर एक लिमिट थी तो 13A to M ही सर्वर हो सकते थे, ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्होंने 13 बना रखे थे, और उसको कंट्रोल करती है कुछ 12 कंपनीज या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, कुछ लोग हैं जो उसको गवर्न करते हैं। अब जो रूट सर्वर्स हैं, ठीक है, इनको क्या पता चलता है, अब ये जो abc.com था, ठीक है, ये यहां तक था, ठीक है, इसके पास था abc.com, ओके। रूट सर्वर क्या बोलेगा भाई, उसको पता है ये जो .com है, ये .com के लिए स्पेसिफिक उसके पास ना वो होती हैं सर्वर्स होते हैं जिनके पास कॉल जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, ऐसे हमारे पास होता है .com जो पहले लिखा हुआ है, .gov, ठीक है, .in, ठीक है, उसके बाद .ai, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो ये सारे होते हैं अलाउड, मतलब ये सारी होती हैं डॉट के बाद, और इनके स्पेसिफिक सर्वर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टीएलडी, ओके, उनको हम बोलते हैं टीएलडी, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं टीएलडी सर्वर, ठीक है। अब ये रूट सर्वर के पास भी ना आईपी नहीं है डायरेक्टली abc.com की, वो क्या करेगा, यहां से .com उठाएगा, ठीक है, यहां से क्या करेगा, सिर्फ .com उठाएगा, ये जो .com है, ठीक है, और ये .com उठा के वो इस टीएलडी सर्वर को दे देगा, समझ गए, वो ये टीएलडी सर्वर को, मैं इन थोड़ों को थोड़ा नीचे ले आता हूं, ठीक है, ये जो abc.com था इसको बीच में, क्योंकि यही चीज है जो इसकी वैल्यू है, ओके। और ये रूट सर्वर क्या करेगा, ये जो .com था, ठीक है, इसमें से कट करके निकालेगा उस .com को, ऐसे ही समझो अगर .gov आया, ठीक है, तो वो .gov को ट्रेस करेगा, ठीक है, ऐसे ही अगर उसके पास कुछ भी आता है और दूसरा, ठीक है, .com लेके पास कर देगा वो .gov का, तो gov के स्पेसिफिक टीएलडी सर्वर को कॉल जाएगा। ये सारे के सारे सर्वर हैं अभी, ठीक है, अभी तक हमें एक्चुअल एबीसी का .com की आईपी नहीं मिली, ठीक है। टीएलडी सर्वर के बाद कॉल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑथोरिटेटिव सर्वर, ठीक है। ये जो सर्वर होते हैं, ठीक है, ये जो सर्वर होते हैं ऑथोरिटेटिव सर्वर, ये सर्वर हैंडल करते हैं आपका एक्चुअल आईपी जो abc.com है, ओके। इसके पास अब ये कौन हैंडल करता है, ये हैंडल करता है भाई गूगल, अमेजॉन, अकामाई, ठीक है, क्लाउडफेयर, इन सब के ऑथोरिटेटिव सर्वर है, ओके। तो जैसे आप समझो आपने कल एक साइट बनाई, आपने GoDaddy के थ्रू बनाई, तो आप GoDaddy के थ्रू आप बना लोगे, आपके पास ऑप्शन होता है आप किस ऑथोरिटेटिव सर्वर को चाहोगे कि अपना आईपी वो स्टोर करे, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहोगे अमेजॉन आपका ऑथोरिटेटिव सर्वर आपका आईपी स्टोर करे, या गूगल स्टोर करे, या अकामाई, क्लाउडफेयर, ये आपकी मर्जी होती है, आप बता सकते हो, ठीक है। आप अगर रैंडम बोल दोगे तो GoDaddy अपने हिसाब से किसी एक सर्वर पे डाल देगा जो उसका उनकी सेटिंग होगी, ठीक है। तो मान लो कि अभी ऑथोरिटेटिव सर्वर में भी गूगल का है, ओके, मान लो ऐसा कुछ, ओके, तो मैं लिखता हूं कि ये गूगल, ठीक है, google.com करके होगा कुछ, तो इसके पहले लगता है ns करके कुछ तो होता है, ns डॉट, ठीक है, वो उनके सर्वर्स होते हैं जो ऑथोरिटेटिव सर्वर का नाम है, तो उनको उनके पास कॉल जाता है जो ऑथोरिटेटिव सर्वर्स है, जहां पे आपका abc.com के अगेंस्ट, ओके, ऐसे अगेंस्ट यहां पे समझ लो, उसके पास इनके पास ना मैप में एक एंट्री होती है
जो abc.com जो है ना आपका, abc.com के आगे लिखा होगा 1.2.3.4, यहां से उसको ये सर्वर मिलता है और ये रिटर्न जाता है आपका टिल ब्राउजर लेयर तक। ओके, तो यहां से उठाओ, ये जाएगा आपका ब्राउजर लेयर तक, समझ गए? बीच में आ गया, इसको हम साइड निकाल देते हैं, समझ गए? ऐसे आपके ऑथोरिटेटिव सर्वर से ब्राउजर पे जाता है कॉल, और ये हर चीज एक के बाद एक रिटर्न जाती है, तो हर कोई अपने अपने एंड पे कैश कर लेता है डेटा, समझ गए? हर कोई अपने अपने एंड पे कैश कर लेगा डेटा, और ब्राउजर पे फिर रेंडर हो जाएगी, और ब्राउजर पे ही ये कैशे, ठीक है, छोटा सा बना देते हैं इधर, ओके, और ये रेंडर कर देगा डेटा। आप समझो यहाँ पे एक और बॉक्स है जो रेंडर करेगा डेटा को, ठीक है। अब रेंडर डेटा, अगर आपने, हमारा होता है कंटेंट टाइप, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा, आप जैसे हम कॉल लिखते हैं, एक होता है हमारा कंटेंट टाइप टेक्स्ट, कंटेंट टाइप पीडीएफ, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आपका कंटेंट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, तो आपका डेटा रेंडर होकर एचटीटीपी में दिख जाएगा। अगर वो पीडीएफ है तो वो डायरेक्ट डाउनलोड होगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये ऐसे ब्राउजर उसको हैंडल कर लेता है अपने एंड पे, ठीक है। अब ये जो आईपी है ये हर कोई कैश कर लेगा, 1.2.3.4 हर कोई कैश करके उसके अगेंस्ट लिख लेगा, abc.com के अगेंस्ट हर कोई लिख लेगा अभी, ठीक है, हर कोई लिख लेगा। यहां से लेके मैं यहां पे लाता जाता हूं, ठीक है, हर कोई लिखता चला जाएगा, हर किसी में ये कैश हो जाएगा, ऐसे हर कोई कैश कर लेगा इसको, ठीक है। तो ये होता है पूरा लेयर, जहां से आपके सर्वर पे abc.com, google.com कुछ भी बोल लो, वहां से लिखने तक ऑथोरिटेटिव सर्वर से आपके पास रिटर्न आईपी आती है, ठीक है। इसी चीज को कॉपी करो, ये रिटर्न हो जाता है यहाँ पे, ये रिटर्न हो जाता है, समझ गए? ऐसे काम करता है ये पूरी चीज। तो ये था हमारा सादा कि यूआरएल कॉल कैसे होती है पूरी की पूरी। अब आप बोलोगे यार 1.2.3.4 तो मिल गया, ठीक है। ये जो 1.2.3.4 है ना, ये चलो मान लो कि अभी फिलहाल के लिए ये सर्वर है, ठीक है, ये क्लाइंट का सर्वर है, मान लो ये क्लाइंट का सर्वर है, ठीक है, ये है क्लाइंट सर्वर, ओके। मे भी समझो कल आपने साइट बना दी तो ये आपका खुद का सर्वर है, ओके, और या मैंने बना दी जिसमें हम कोई विजिट नहीं करता, तो फिर कोई विजिट नहीं करता तो यहां से निकाल के लेके आएगा उसको, ठीक है, क्योंकि हमने पास कहीं कैश नहीं होगा। लेकिन GoDaddy ये लोग बाकी सब क्या करते हैं, थोड़ा डेटा उनके कनेक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं कैश करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें एक और चीज आती है, ठीक है। अब ये जो आप बोलोगे कि ओएस कैशे से राउटर के बाद डीएनएस रिजॉल्वर, ये डीएनएस रिजॉल्वर एक सर्वर है, इसके पास कॉल कैसे जाता होगा, मतलब आपका राउटर जो आपका आईएसपी है वो उसके पास कैसे भेज रहा है, ठीक है। तो इस पे ना कुछ आपके ना, आप हमारे कॉन्टिनेंट या आपके जहां पे हो उसके हिसाब से ना, जियोस्टैटिक के आपके हिसाब से, कि आपके पास के सर्वर के पास, वो एनी टाइम मैचिंग बोलते हैं उसे, जो पास का होता है उसके पास कॉल जाती है, ठीक है। आपके लोकेशन के पास जो भी सर्वर अवेलेबल है उनके पास ये सारी कॉलेज आती है, सारी की सारी कॉलेज, ठीक है, उनके पास ये सारी कॉलेज आती है, और फिर वही पास के सर्वर से डेटा रिटर्न होके आता है, ठीक है। अभी 1.25, अब हम दूसरी चीज उठाएंगे अपना, ठीक है, अपना टीसीपी कनेक्शन। अब हमें मिल गया सर्वर से डेटा, मतलब हमें पता चल गया कि आईपी क्या है, ठीक है। अब डेटा रेंडर होने के लिए क्या होता है वो समझो अभी, ठीक है। ये जो 1.2.3.4 है, ठीक है, अब हमें मिल गया। अब मैं दो चीजें लिख देता हूं, ठीक है, ये क्लाइंट था हमारा, इसको यहां कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अब दो बॉक्सेस लेते हैं, एक जगह लिखते हैं हमारा ब्राउजर और एक जगह हमारा क्लाइंट है, ठीक है। यह है ब्राउजर और यह है हमारा सर्वर, ओके। मैं बीच में ना एक लाइन ले लेता हूं, हम सारी कॉल्स लिखेंगे, मैप कर लेंगे, ओके, क्या होता क्या है। इसको इधर रख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कैसे डेटा फ्लो कर रहा है, ओके, ये इधर, ओके। अब देखो क्या सीन होता है, हमें देखना है टीसीपी कनेक्शन, ठीक है। अब आपको मिल गया आईपी, अब आईपी से बात मतलब उस सर्वर से बात करनी पड़ेगी। आपका ब्राउजर कैसे बात करेगा, वो सर्वर पे, सर्वर है हमारा 1.2.3.4, ठीक है। आपका ब्राउजर कैसे बात करेगा इससे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टीसीपी में ना, पहली बात बताता हूं हम क्यों यूज करते हैं, वो भी चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
वो भी चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम टीसीपी यूज क्यों करते हैं, और टीसीपी होता है कि यूडीपी होता है, दो चीजें होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि हमारा जो टीसीपी होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो और हम टीसीपी फिलहाल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों यूज करना चाहते हैं। ठीक है, टीसीपी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं लिखना नहीं चाहता, आप समझ जाओ टीसीपी है, और दूसरा होता है अपना यूडीपी। ठीक है, यूडीपी को बोलते हैं हम, इसको भी कैप्स में लिख देते हैं। ठीक है, यूडीपी को बोलते हैं हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, ये दोनों चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, कौन सी यूज करें, क्यों यूज करें, अभी बताते हैं। तो जो टीसीपी है, जैसे मैंने बोला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है। ये ना टीसीपी बहुत ज्यादा रिलायबल है। रिलायबल कैसे बना वो रिलायबल, ठीक है, तो रिलायबल ऐसे बना वो कि समझो आपने कुछ पैकेट्स आपने आपके ब्राउजर से सेंड किए सर्वर पे। ठीक है, अब बीच में नेटवर्किंग में ना कहीं कोई पैकेट लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लॉस मतलब समझो यार कोई कुछ इशू हो गया, कोई नेटवर्क लाइन से जा रहा था, नेटवर्क लाइन ड्रॉप कर गई। ठीक है, हमारे अभी बीच में या तो ट्रांसमिशन होगा या तो वायरलेस होगा। ठीक है, वायर सैटेलाइट के थ्रू, नहीं तो वायर्ड कनेक्शन है तो वायर्ड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, दो कम्युनिकेशंस के बीच में, तो उनके बीच में भी कोई फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज कभी लैग कर गई, कोई नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, टीसीपी क्या करता है, समझो जो भी डेटा नहीं आया वो दोबारा मंगवा लेता है और फिर उनको ऑर्डर करके सर्वर को भेजेगा। सर्वर से भी जब डेटा ब्राउजर पे जा रहा है, तो समझो जब सर्वर भेज रहा है कुछ डेटा कहीं पे लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट होगा तो जैसे ही वहां पे रिसीविंग एंड पे जो टीसीपी प्रोटोकॉल बैठा है वो बोलेगा भाई मैंने टीसीपी से भेजा था, मैंने हर किसी नेटवर्क आईडी के आगे एक नंबर लगा रखा था, मुझे उस नंबर से पहले डेटा मिल गया, बट कुछ मिसिंग है, तो कुछ मिसिंग है तो मैं उसको दोबारा चाहता हूं, तो वो सर्वर उस डेटा को दोबारा भेजता है। इसलिए ये चीज बन जाती है रिलायबल। कोई भी पैकेट लॉस होगा तो हम उसे दोबारा भेजेंगे, कैसे भी पैकेट आए उसको हम रिट्रिगर कर मतलब उसको रीअसेंबल कर लेंगे सेम मैनर्स में, और उस मैनर में हमें डेटा चाहे ब्राउजर को मिलना हो चाहे क्लाइंट को मिलना हो वैसे मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए टीसीपी क्या है, बहुत रिलायबल है। इसी कारण थोड़ा स्लो भी है एज कम्पेयर टू यूडीपी। ठीक है, अब यूडीपी फास्ट क्यों बना, आप समझ जाओगे कि वो रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल कैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, समझो कोई डेटा नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, कहीं कोई डेटा लॉस्ट हो गया, तो वो लॉस्ट होने देता है, वो उसको वापस लेके नहीं आता। ठीक है, वैसे ही छोड़ देता है उस डेटा को, उसको दोबारा वो चाहिए ही नहीं। अब समझे ना, तो इसलिए वो फास्ट है। अब इसके यूज केसेस होते हैं अलग अलग। अब बोलोगे टीसीपी हमें चाहिए भाई की यूपीआई एपीआई यूजेस के। ठीक है, एपीआई में हमें डेटा पूरा चाहिए होता है। मैं समझो यार किसी को अपनी थर्ड पार्टी एपीआई कॉल कर रहा हूँ, समझ लो कि बैंकिंग की एपीआई, कोई भी एपीआई समझो ऑर्डर प्रोसेसिंग की, तो कुछ भी पैकेट या डेटा मिस होगा तो भाई मेरा ऑर्डर गलत उस ऑर्डर में से मिस हो जाएगा ना यार। मैं जो प्लेस कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर आईडी भेज रहा हूँ, कुछ भेज रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट भेज रहा हूँ, कोई भी चीज मिस होती है तो पूरा करप्ट हो गया, कुछ भी चीज गलत जा रही है वहां पे, तो सर्वर कैसे उसे पता चलेगा। ठीक है, इसलिए हम इन चीजों में क्या करते हैं, टीसीपी यूज करते हैं ताकि हमें पूरा डेटा चाहिए। यूडीपी कहाँ यूज होगा, यूडीपी यूज होगा आपके लाइव कॉलिंग्स में, आपकी गेमिंग स्ट्रीम्स में। ठीक है, जहां पे आप वास्ट डेटा भेज रहे हो और कुछ डेटा अगर लॉस्ट भी हुआ तो कोई परवाह नहीं है। समझो लाइव कॉल चल रहा है, आपका कोई पिक्सल ड्रॉप कर गए कहीं से, राइट लेफ्ट सेंटर ये वो, वहां कोई इशू नहीं है अपने को। ठीक है, क्योंकि उससे आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फेज में थोड़ी देर के बाद दोबारा और पैकेट जा रहे हैं, वो उसको चेंज करते चले जाएंगे, जो लॉस्ट हो गए वो लॉस्ट हो गए, उनका कोई यूज नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टीसीपी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर एपीआई। ओके, ये हमारी मेन चीज है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, ठीक है, ये उसको टीसीपी को बोलते हैं हम 3-वे हैंडशेक। ठीक है, तो मैं अगर लिखना चाहूं, ओके, इसको हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये काम करता है 3-वे हैंडशेक के थ्रू। ओके, होता कैसे है ये 3-वे हैंडशेक है, मतलब 3 बार कॉल जाएगा। ठीक है, कैसे होगा समझते हैं। सबसे पहले आपका ब्राउजर क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा से हेलो सर्वर। ओके, ये हो गया फर्स्ट कॉल, मैं यहां पे लिख ही देता हूं। ओके, और ये बोलेगा फर्स्ट हैंडशेक। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल। ओके, वैसे ही क्या करेगा अभी ये जो हमारा सर्वर है, ओके, सर्वर क्या करेगा, डेटा रिटर्न करके देगा विथ मैसेज ऑफ। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, डेटा रिटर्न करके देगा हमको, बोलेगा आपका मैसेज एक्नॉलेज्ड। ओके, वो लिखेगा मैसेज एक्नॉलेज्ड। ठीक है,
मैसेज एक्नॉलेज एंड हेलो ब्राउजर। ठीक है, ये मैसेज आएगा ब्राउजर पे, ब्राउजर रीड करेगा और उसको भेजेगा एक्नॉलेज्ड। ओके, तो ये हो गए हमारी 3 कॉलें, इसलिए इसको बोला जाता है 3 वे हैंडशेक। ठीक है, फर्स्ट कॉल ब्राउजर ने भेजा सर्वर को और हमारा सर्वर था ये 1.2.3.4। ठीक है, पहले हमें सर्वर मिला, हमने फिर सर्वर से बात की, सर्वर से बात की हमने टीसीपी कनेक्शन के थ्रू। ओके, फर्स्ट कॉल गया, हमने सर्वर को भेजा हेलो सर्वर, सर्वर ने रिटर्न भेजा कि मैसेज एक्नॉलेज किया है मैंने, और हेलो ब्राउजर, ब्राउजर ने एक्नॉलेज करके थर्ड मैसेज भेज दिया। तो इसको बोलते हैं हम 3 वे हैंडशेक। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये टीसीपी खत्म हुआ। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक सीडीएन और टीएलएस एसएसएल पे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, आप समझ जाओगे पूरा कोर कंसेप्ट्स। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात थी 1.2.3.4 पे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो क्योंकि ये तो हमारा था, सॉरी इसको छोड़ दो इधर ही। ठीक है, हमारा था ये 1.2.3.4। ठीक है, ये था हमारा, हमने बोला क्लाइंट सर्वर है यार ये तो हमारा। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट सर्वर है। अब क्लाइंट सर्वर है तो मतलब मैं ब्राउजर से कॉल कर रहा हूं इस क्लाइंट सर्वर को। ठीक है, तो और ये 1.2.4 क्लाइंट सर्वर बोला। अब मैं पहले सीडीएन बताता हूं। सीडीएन का हमारा फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यहां लिख देते हैं सीडीएन, इसको हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। लिख देता हूं, आपको इजी होगा कभी आप देखोगे तो। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, ये करता क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई नहीं यार, ठीक कर देंगे। चलो डन। अब सीडीएन, पहली बात तो हम समझेंगे किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इसने और इसका कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारा सर्वर था 1.2.34। आप समझो आपने कल सर्वर बनाया, GoDaddy से आपने बोला यार होस्ट करवा दो, पूछेगा कहाँ पे होस्ट करना है, तो आपने बोला यार मैं अभी इंडिया में हूँ, तो यार इंडिया में कहीं पे भी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट समझ रहे हो, या साउथ नॉर्थ कहीं पे भी इसको होस्ट करवा दो। तो आपके कॉन्टिनेंट में होस्ट हो गया आपका सर्वर। समझो बाय मिस्टेक यार पता नहीं कोई तो निकला, कोई तो बंदा यूरोप या यूएस से आपके सर्वर को उसने फर्स्ट टाइम हिट करने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूरा फ्लो हो जाएगा, समझ रहे हो, यूआरएल कॉल का, ब्राउजर, ओएस, कैशे, राउटर, डीएनएस, रूट सर्वर, टीडीएल, टीएलडी सर्वर, फिर ऑथोरिटेटिव सर्वर। यहां से उसको आईपी मिल गई, फिर उसने टीसीपी कनेक्शन कर लिया, टीसीपी कनेक्शन करके उसको सर्वर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया और आपका नया सर्वर है, तो आपको डायरेक्ट सर्वर के जो आपने जो भी आप समझो उसने क्या किया, गेट कॉल, ये गेट कॉल होता है अपना जो पहला वाला होता है। ठीक है, ये http://abs.com abc.com, तो ये गेट कॉल है, तो जो भी डेटा रेंडर था वो रेंडर हो गया ब्राउजर पे। ठीक है, ये तो हमारी नॉर्मल सर्वर था। अब समझो यार अब उसको टाइम लग गया होगा पहली बात तो, क्योंकि अब आपका सर्वर कहाँ बैठा है, इंडिया में। उसने सारा वो कॉल हुआ, ठीक है, वो यूएस यूरोप से आया और उसने आपका सर्वर बैठा है इंडिया में, यहां से उसने बात करके डेटा रिटर्न किया, तो उसको अच्छे खासे 4-5-6 सेकंड्स लग गए होंगे डेटा रिटर्न आने में। ठीक है, या कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो तब तक आपको सिर्फ रोटेटिंग स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो उसके बीच में आता है अब सीडीएन। ठीक है, वो जो रोटेटिंग स्क्रीन आती है, डिले जो दिख रहा है आपको 5-6 सेकंड का, इसको कम करना है। ठीक है, और इसको यूज कैसे कर रहे हैं? अब इसको यूज पहली बात आपको करने की जरूरत है नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी यूज केस पे। अब हम समझते हैं कि जो इसको यूज कर रहा है, पहली बात तो जैसे हम बोलते हैं नेटफ्लिक्स यूज करता है इसको, अब आप थोड़ा कोरिलेट करना है कि वो यूज क्यों कर रहा है। ठीक है, उसको दिखानी है मूवीज, और मूवीज होती हैं हैवी कंटेंट डेटा। ठीक है, गीगाबाइट से लेके टेराबाइट से लेके पेटाबाइट तक, मतलब मूवीज का साइज एक मूवी नहीं होगी, हजारों मूवीज हैं। ठीक है, तो हजारों मूवीज, अगर समझो आप 10 लोग बैठे हो, 10 रूम में बैठे हो और हर कोई अलग अलग मूवी देखना चाहता है, हर कोई नेटफ्लिक्स को कॉल कर रहा है अलग अलग मूवी के साथ, तो भाई अगर सारी चीजें उनके पास समझो सीडीएन नहीं है तो सारी जाएंगी उनकी सर्वर पे। ठीक है, मान लो उनका डायरेक्ट ओरिजिनल सर्वर नहीं होगा, इससे पहले लोड बैलेंसर लगा होगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको पता होगा नॉर्मल चीजें लोड बैलेंसर की, हम डीप डाइव बाद में करेंगे, बट अप लेयर से समझ लो। लोड बैलेंसर या राउट रॉबिन लगा होगा, 4-5 इंटरनल सर्वर्स होंगे, आपके 10 लोगों में से 10 दोस्तों और समझो वहां पे 4 सर्वर्स हैं, तो एक सर्वर पे 2-2 की रिक्वेस्ट गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गया होगा इंटरनली। ठीक है, अब सीडीएन आया, सीडीएन क्या करेगा? सीडीएन क्या करेगा यार, ये बोलेगा ये जो 10 मूवीज हैं, ठीक है, 10 मूवीज है, 20 मूवीज है, 25 मूवीज है बोल लो, ये आपके पास के कोई लोकेशन पे एक सीडीएन सर्वर बनाएगा। एक सर्वर होगा समझ लो, सीडीएन छोड़ दो,
एक सर्वर होगा जहां पे वो ऐसी 25 से 100 मूवी लोड करके छोड़ देगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली में वो सर्वर ही है, ठीक है, वो सारे के सारे सर्वर हैं, बट वो ऐसा बोल लो एज अ रेप्लिकेटेड या fewer डेटा ऑफ ओरिजिनल सैंपल। ओके, सो दे कंटेन fewer डेटा ऑफ ओरिजिनल सैंपल। ओरिजिनल में हमारे पास करोड़ों मूवीज हैं, बट फीवर्स के अंदर मे बी 100-200 मूवी है। उन्होंने मे बी कुछ लॉजिक से बनाया होगा, मे बी ऐसा भी होता है, ठीक है, कि आप 4 में से मे बी अब 10 में से 3 लोग सेम मूवी भी आ गए बाद में, तो पहले वाले ने कैश कर दिया, पहले वाले ने जब कॉल किया तो उसकी मूवी कैश हो गई सीडीएन सर्वर पे। जब नेक्स्ट वाला कॉल करेगा तो डायरेक्टली उसको सीडीएन सर्वर से ही डेटा मिल जाएगा, मेरा डेटा एक्चुअल सर्वर पे जाएगा ही नहीं, समझ गए। तो इसलिए आता है सीडीएन यूज। तो जो 1.2.34 है क्लाइंट सर्वर है, इसके पहले लग गया होगा एक मेरा सीडीएन का सर्वर, इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। या बोल लो अब 1.2.3.4 मेरा एक सीडीएन सर्वर का लोड बैलेंसर है, समझ गए, क्योंकि वहां पे भी तो लोड बैलेंसर लगेगा ही लगेगा। ओके, लोड बैलेंसर है और ये इंटरनली राउट करेगा, ठीक है, ये इंटरनली राउट करेगा मल्टीपल सर्वर्स पे, ठीक है। ये मैं दिखाता हूं कैसे होगा, वो भी फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। ये इंटरनली राउट करेगा आपके मल्टीपल दूसरे सर्वर्स पे, ये सारे होंगे सीडीएन सर्वर, समझ गए, ऐसे काम करता है ये, ठीक है। और यहां से डेटा रिटर्न होके आपके, मैं 1.2.3.4 इसकी आईडी है तो मैं इसको इसी में रख देता हूं, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इसी में आता है 1.2.3.4 और आपका जो ब्राउजर है, ठीक है, आपका जो ब्राउजर है वो कॉल कर रहा है यहां से, ओके, ये आपका है ब्राउजर, समझ गए। और ये जो सीडीएन के लोड बैलेंसर सर्वर्स हैं, ये ना बहुत जगह पे होंगे, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ यहीं पे है, बहुत जगह पे होंगे, हर लोकेशन। जैसे अगर आप दिल्ली के अराउंड पे हो, कहीं यूपी अराउंड के, तो आपका दिल्ली में बैठा होगा ये सर्वर। अब अगर वेस्ट साइड पे हो थोड़ा सा, ठीक है, तो आपका उस साइड में बैठा होगा। अगर आप इधर ईस्ट साइड में, ठीक है, तो आपका जाएगा आपका चला जाएगा फिर ये चेन्नई साइड में, ठीक है। वेस्ट साइड अपना मुंबई साइड आ गया, ठीक है। साउथ साइड चले गए तो मे बी कहीं बैंगलोर या नीचे उन्होंने सर्वर बना रखा होगा, ठीक है। उड़ीसा, या वहां पे भी आजकल सर्वर सेटअप हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हर जगह सर्वर, सीडीएन सर्वर रखा होगा ताकि आप डेटा रीड कर पाओ। तो आप समझ गए ना कि सीडीएन यूज कैसे होगा। ये हो गया हाई एंड सर्वर, जिनके पास ना, जिनका डायरेक्टली कॉल 1.2.34 उनका एक्चुअल सर्वर नहीं है, उनका एक्चुअल वो सीडीएन का लोड बैलेंसर है, ठीक है। तो बिगर पिक्चर में सीडीएन यहां पे आ गया, ठीक है। आपने समझ लिया पूरा हम कहां से आए थे, एपीआई कॉल, यूआरएल कॉल करने से लेके कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, और वो जो सर्वर मिला वो सर्वर क्या हो सकता है, वो एक नॉर्मल सर्वर भी हो सकता है, वो एक एक्चुअल बड़े केस में एक सीडीएन सर्वर भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में वो सीडीएन बड़ा सर्वर निकला। ये हो गया हमारा कनेक्शन तक। अब सीडीएन, अब समझो, हाँ ठीक है, सीडीएन सर्वर है, आपने मूवी देखी, 25 मूवी में से अपना आपने कोई भी समझो, आपने कोई मूवी लिस्ट की, ठीक है, आपने बोला यार कुछ 25 मूवीज हैं, ठीक है, 25 मूवीज आप देख रहे हो, ओके, मूवीज आप देख रहे हो। अब समझो रैंडम आपने सोचा है कोई एक नई मूवी लगाते हैं, ठीक है, नई मूवी लगाई आपने, नई मूवी को फ्लो करेगी, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ न्यू मूवी हमने सर्च की, ओके, हमने कुछ न्यू मूवी सर्च की, ओके। अभी न्यू मूवी फ्लो करेगा पूरे के पूरे सिस्टम में, ठीक है। हमने ब्राउजर से लोड किया न्यू मूवी, ओके, मैं इसका रिक्वेस्ट डाल देता हूं ब्राउजर पे, ठीक है। हमने ब्राउजर पे डाला न्यू मूवी, ओह ये उल्टा बन गया, इसको नीचे बनाओ, ठीक है, ये नीचे की तरफ हमने न्यू मूवी रिक्वेस्ट डाली ब्राउजर पे, ब्राउजर से आगे सीडीएन के लोड बैलेंसर पे, ठीक है। सीडीएन से सीडीएन के किसी एक सर्वर पे चलेगी विद केस ऑफ मे बी हम ले लो यार, अभी उन्होंने कुछ राउंड रॉबिन यूज किया होगा, ऐसा बोल लो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर, हम अभी बेसिक के लिए बोल लेते हैं कि भाई राउंड रॉबिन था, ओके। तो राउंड रॉबिन की वजह से किसी ना एक सर्वर पे कॉल चला गया, उसके पास वो मूवी नहीं है, ठीक है, वो मूवी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यहां पे लिख लो मूवी डजंट एग्जिस्ट,
ठीक है, ऑन सर्वर, ठीक है। मूवी डजंट एग्जिस्ट ऑन द सर्वर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा आपकी एक्चुअल सर्वर पे कॉल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1.2.34 है ये भी हमारे क्लाउड बैलेंसर का या आपके सॉरी लोड बैलेंसर का, आपके सीडीएन के लोड बैलेंसर की आईपी है। आपका ओरिजिनल सर्वर अभी तक एक्सपोज ही नहीं हुआ है, ठीक है। और आपका जो अभी ओरिजिनल सर्वर होगा, समझ रहे हो, जो ओरिजिनल सर्वर होगा, समझो वो ओरिजिनल सर्वर आपका ओरिजिनल सर्वर नंबर में भी 4.5.6.7.8 है, ठीक है। और ये किसी को नहीं पता होगा क्योंकि ये तो इनके इंटरनल सीडीएन के अंदर है, किसी को नहीं पता चल पाएगा, समझ रहे हो। आप हिट कर रहे हो क्योंकि आपको तो सिर्फ 1.2.3.4 पता है आपके ब्राउजर लेयर से या कोई भी कैशे लेयर से। एक्चुअल में सर्वर 5.6.7.8 पे बैठा है, जो सिर्फ उनके खुद के सीडीएन के सर्वर को पता है और वो किसी को नहीं बताएंगे, समझ रहे हो। तो ये हो गया सेफ, कोई अटैक नहीं कर पाएगा उनके एक्चुअल सर्वर पे, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। हमारी दूसरी चीज है अब डेटा जो न्यू मूवी था, तो न्यू मूवी 5.6.7.8 पे कॉल करेगा, यहाँ से डेटा समझ लो रिटर्न जाएगा हमारे सीडीएन सर्वर पे, वहां से रिटर्न जाएगा हमारे लोड बैलेंसर से, और लोड बैलेंसर ले लो डेटा ऊपर जाएगा हमारे ब्राउजर पे, ठीक है। और ब्राउजर से जो यूजर देख रहा है उसको न्यू मूवी दिख जाएगी। ऐसा ऐसे काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, बात कर लिया, ठीक है। अब एक और चीज आती है, हमारी जो लास्ट वाला टॉपिक था टीएलएस और एसएसएल, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं ये काम कैसे करेगा, ये भी बहुत बहुत सही टॉपिक है, ठीक है। अब ले लो, ये थोड़ा लंबा होगा वीडियो बट मजा आएगा, इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। टीएलएस और एसएसएल। अब टीएलएस एसएसएल, पहली बात तो ये क्या है और क्यों जरूरत पड़ी समझो, ठीक है। अभी आपने क्या किया यार, आपने सारी कॉलें कर ली थी, वे हैंडशेक से आपने ब्राउजर से आपने 1.2.3.4 पे कॉल किया, 1.2.3.4 ने 5.6.7.8 पे कॉल किया, कुछ न्यू मूवी किया और डेटा रिटर्न करके लाके ब्राउजर पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। इसके बीच में कहीं सिक्योर नहीं है डेटा हमारा। समझो कोई बीच में बंदा बैठा है नेटवर्क लेयर पे, या समझो आपका कोई भी बंदा बैठा है बीच में, ठीक है। आपके ब्राउजर से आपने कॉल किया, आपके राउटर पे जाएगा, ठीक है। राउटर से इंटरमीडिएट लेयर से लेके बहुत सारे लोगों से लेके एक सर्वर पे डेटा जाता है, ठीक है। तो बीच में हजारों सर्वर्स हैं, हजारों लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या लोग कर भी रहे होंगे एक्सेस। तो वो आपका यूजर नेम डेटा सब पढ़ लेंगे, ठीक है। सब पढ़ लेंगे तो उनको सब डेटा पता चल गया, कल वो यूज करके डायरेक्ट एपीआई फायर करेंगे, तो इसमें सिक्योरिटी कहां से आई। तो हमें हमारा सिस्टम बनाना पड़ता है सिक्योर। जो हम ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं बोल लूं यहाँ पे ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, ओके, जो हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, ओके, यहाँ रखो इसको, और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, ओके, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐसा करता हूँ साइड बाय साइड ले जाता हूँ ताकि हम पता कर सके। ये जो रिक्वेस्ट थी और हमारी रिस्पॉन्स थी, ये दोनों बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब आपको भी पता है ये एक दूसरे से बात करते हैं। अब इन दोनों के कम्युनिकेशन को हमें सिक्योर बनाना है, ठीक है। तो सिक्योर बनाने के लिए हमें लगेगा एन्क्रिप्शन, ओके। एन्क्रिप्शन बोल लो, किसी टाइप का भी एन्क्रिप्शन जिससे आपका डेटा बीच में एन्क्रिप्टेड हो, कोई थर्ड पार्टी या थर्ड बंदा उसको रीड ना कर पाए। इसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक भी, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन जो बैठा है कहीं पे भी, ठीक है, वो आपका डेटा एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, मैन इन द मिडल, ठीक है, वो एक्सेस ना कर पाए आपके इंटरमीडिएट डेटा को। इसीलिए हमें बनाना पड़ेगा, हमें अपना पूरा कम्युनिकेशन सिक्योर, उसके लिए आता है टीएलएस और एसएसएल। अब मे भी आपने सुना होगा पहले भी, आपके टीम में किसी ने सुना होगा, एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं कुछ, ठीक है। बहुतों ने सुना होगा, जिसने नहीं सुना पहली बार सुन लो, ठीक है। तो ये एसएसएल नाम पहले बोलते थे, मे बी जब 1.1 के पहले से वर्ष, अभी हम 1.3 चल रहा है, ठीक है, टीएलएस वर्जन चल रहा है। टीएलएस का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टी से ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लेयर सिक्योरिटी। एसएसएल का था सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में ये 7 लेयर्स होते हैं, मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है कि 1 2 3 4 क्या थे, बट 5th लेयर पे मुझे इतना याद है कि ट्रांसपोर्ट लेयर था, और 7th लेयर पे एप्लीकेशन बैठता है। तो जब आपका एप्लीकेशन किसी भी
किसी भी बात करता है, ठीक है, तो एक उसके नीचे प्रोटोकॉल्स, HTTP के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स में 7th लेयर पे आपका एप्लीकेशन होता है। तो 5th लेयर पे आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होती है कैसे बात हो रहा है दो सिस्टम के बीच में, हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, हमारे जो दो सर्वर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ब्राउजर और वहां पे हमारा होता है सर्वर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया ब्राउजर और ये हमारा हो गया सर्वर। कैसे बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ब्राउजर को कर लो क्लाइंट, ठीक है। ये दोनों के बीच में बात कैसे हो रही है, तो उनके लिए होता है उनका कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है सिक्योर, मोस्ट टॉपिक है। तो ना ये जो ऐसे ब्राउजर सर्वर बात हो रहा है ना, तो कुछ ऐसी प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो मैं कर रहा हूँ कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको यूज कर पाए यहाँ पे, ठीक है। ब्राउजर की जगह मैं बोल लेता हूँ ये है हमारा क्लाइंट, ओके। ये हटा देते हैं क्योंकि ये TCP VCP नहीं है, अभी हटा दो, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट बात करता है सर्वर से, सर्वर बात करेगा क्लाइंट से, ठीक है। अब हमें पहली बात ना बनाना है सिक्योर, ठीक है। ये चीज आ जानी चाहिए आपके CDN कनेक्शन करने से पहले। ये होगा जस्ट आफ्टर TCP, होगा। ये TLS SSL कनेक्शन विल हैपन पोस्ट, ठीक है, पोस्ट TCP कनेक्शन, क्योंकि हमें सिक्योर बनाना है CDN से कनेक्ट होने से पहले भी, ठीक है। तो अभी होता कैसे है और ये क्या है SSL सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें बताता हूँ अभी आपको, ओके। तो क्लाइंट है हमारा खुद का ब्राउजर, सर्वर है जहां पे डेटा बैठा है, वहां से हमें अभी समझ लीजिए CDN का ही पहला सर्वर है 1.2.3.4, ठीक है। TCP कनेक्शन हो गया, अब हम करेंगे SSL सर्टिफिकेशन या TLS कनेक्शन, ठीक है। सबसे और दो चीजें होती हैं इसमें, मैं लिख के रख देता हूँ अभी ताकि आप पूछोगे तो कैसे होता है याद रहेगा। इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक, ठीक है, असिमेट्रिक कनेक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है सिमेट्रिक, ओके। दो चीजें होती है, असिमेट्रिक कनेक्शन, सिमेट्रिक कनेक्शन, ठीक है। असिंक, असिंक बोलता है कोई सिंक बोलता है यार, ठीक है। दो चीजें होती हैं बोलने की इसको। अब क्या होता है, और ये जो भी TLS 1.3 है ना, इसमें हम दोनों यूज करते हैं, असिंक और सिंक। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर बताता हूँ उसमें से क्या असिंक था और क्या सिंक था, आप समझ जाओगे अपने आप ही, ओके। तो सबसे पहले क्लाइंट कॉल करता है हमारे सर्वर को, ओके। क्लाइंट कॉल करता है सर्वर को और हमारा क्लाइंट क्या बोलता है, भाई ये है मेरे पास एक क्लाइंट रैंडम नंबर, ठीक है। आप बोल लो ये नंबर है 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 तो पहले ले चुके हैं, हमें नहीं देना चाहिए। मैं बोल लेता हूँ 9876, एक रैंडम नंबर है, ठीक है। एक रैंडम नंबर जो क्लाइंट भेजेगा सर्वर को, ओके। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर के पास TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, बात कर सकते हैं दोनों एक दूसरे से। अब सर्वर भेजेगा अपना एक खुद का रैंडम नंबर, यहाँ पहले क्लाइंट ने भेजा, ठीक है। अब भेजेगा सर्वर अपना रैंडम नंबर, इनका रैंडम नंबर है मान लो, ठीक है, 5432, ठीक है। रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, ओके। बड़ा भी होगा छोटा भी होता है उनके हिसाब से, ठीक है। ये रैंडम नंबर आ गया दोनों के पास। अब देखो किसके पास क्या आ गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते चाहता हूँ, ठीक है। एक जगह पे इसका टेबल यहाँ मेंटेन करते हैं, इसके पास क्या डेटा आ गया और इसके पास क्या डेटा आ गया, ठीक है। इसके पास आ गया SR बोले तो सर्वर रैंडम, इसके पास आ गया CR बोले तो क्लाइंट रैंडम, ठीक है, सर्वर के पास, ओके। इसको नीचे ले चलते हैं, बाद में बताएंगे। अब दूसरी चीज आती है, यही चीज हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं, सॉरी सिर्फ सर्वर रैंडम नहीं भेजता, इसमें यार एक और चीज भेजता है, मैं बोलना भूल गया उसको भी, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। सर्वर रैंडम ना अपना रैंडम नंबर के साथ अपना एक सर्टिफिकेट भेजता है, ठीक है। उसको बोल लो सर्वर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्वर सर्टिफिकेट होता क्या है, अब बताता हूँ ये होता क्या है। ये होता है SSL सर्टिफिकेट बेसिकली, ओके। अब इस SSL सर्टिफिकेट में होता क्या है, ओके। थोड़ा राइट साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब SSL सर्टिफिकेट हमारा होता है, ओके। मैं यहाँ ले देता हूँ SSL सर्टिफिकेट। अब इसमें बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट कैसे काम भी कैसे करता है सब चीज समझेंगे आप, ठीक है।
SSL सर्टिफिकेट जो सर्वर के पास पड़ा है। अब SSL सर्टिफिकेट, ओके, SSL सर्टिफिकेट के अंदर होता क्या है? तो इसमें होता है सबसे पहले इसमें ना एक लिस्ट ऑफ चीजें होती है, समझ लो। और ये इशू कौन करता है वो भी बताता हूँ। SSL सर्टिफिकेट को इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑथराइजर, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑथराइजर एक कंपनी है, समझ लो लेट्स एनक्रिप्ट ऐसे करके दूसरी कंपनी भी होगी, तो उनका भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। वो होती है CA, ठीक है। दे प्रोवाइड SSL सर्टिफिकेट, ओके। और ये सर्वर को प्रोवाइड, किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्राउजर भी रख सकता है आपका, ठीक है। कोई भी जिसको आप चाहिए वो चीज आप इनको लेट्स एनक्रिप्ट को बोलो, वो आपको एक SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अब SSL सर्टिफिकेट में होता क्या क्या है? इसमें होता है उस सर्वर का नेम, सर्वर का डोमेन नेम, जैसे कि abc.com, ओके। SSL सर्टिफिकेट कंटेन्स abc.com, ओके। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये पहली चीज, ठीक है। लिखते चले जाते हैं, हम समझते चले जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे। ओके, abc.com होता है उसके पास और भी चीजें होती हैं कि ये वैलिड अप टू, ठीक है। ये कौन सा प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है हमारा ऑथराइजर, ओके। वैलिड अप टू, उसके बाद होता है सर्वर पब्लिक की। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं अभी, ये टॉपिक कवर करने से पहले, पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होता है, ठीक है। चलो दो चीजें लिख लो, ठीक है। यहां पे लेती हैं दो चीजें हम, ठीक है। हमारा होता है, एक होता है पब्लिक की और एक होता है सर्वर प्राइवेट की, ठीक है। यहां लिख लो उसको, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये करती क्या है? जो हमारी प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। आप कोई भी डेटा या कोई भी फाइल को, ओके, अगर आप प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहे हो तो उसको डिक्रिप्ट सिर्फ पब्लिक की से कर सकते हो। ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आप कोई भी फाइल को पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर रहे हो तो सिर्फ प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ, दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ओके। आपने एक फाइल बनाई, उस फाइल को आपने इनक्रिप्ट कर दिया आपकी प्राइवेट की से, उस फाइल को आपने दे दिया किसी को भी, तो उस दूसरे बंदे के पास आपकी पब्लिक की होनी चाहिए, तभी उस फाइल को वो डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर उसके पास प्राइवेट की ही है तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड हैं। अगर एक की से इनक्रिप्ट होगा तो दूसरे की से ही डिक्रिप्ट होगा, और अगर दूसरे की से इनक्रिप्ट हो रहा है तो पहली की से ही डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। समझ जाओ इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब वापस आते हैं, जो हमारा सर्टिफिकेट था, SSL सर्टिफिकेट में हमारे सर्वर की पब्लिक की है, इस सर्वर की पब्लिक की है यहां पे, ओके, उस सर्टिफिकेट के अंदर होती है। और एक होता है सिग्नेचर, ठीक है। ये सिग्नेचर होता है, ये सिग्नेचर कंटेन्स आपके सर्वर पब्लिक की, अगेन इट कंटेन सर्वर पब्लिक की, बट ये सिग्नेचर इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड होता है किससे? सोचो किससे इनक्रिप्टेड होगा? ये इनक्रिप्टेड होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्रोवाइडर, सीए के पब्लिक या उनकी प्राइवेट की से, ओके, उनकी प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड होता है। अब समझ जाओ, अब इस सिग्नेचर को कौन ओपन कर सकता है? जिसके पास उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी का पब्लिक की है, क्योंकि हमने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया उस सिग्नेचर को, ठीक है। और सिग्नेचर में क्या है? सर्वर की पब्लिक की ही है, जो हमने ऊपर लिखी है, ठीक है। जो हमने ऊपर लिखी है वही चीज हमने सिग्नेचर में भी डाला, बट उसको इनक्रिप्ट कर दिया है हमने, जिसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है उसकी प्राइवेट की से, ठीक है। सबकी पब्लिक की और प्राइवेट की है, सर्वर की पब्लिक की प्राइवेट की है, जिसने सर्टिफिकेट बनाया उसकी पब्लिक की प्राइवेट की है, आपके ब्राउजर की भी पब्लिक की और प्राइवेट की होती है, ठीक है, दोनों चीजें होती है। अब ये चीज हो गई, और ये फाइल भी, ये जो फाइल है SSL सर्टिफिकेट है, ये पूरा ये भी जाता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, ये भी जाएगा आपके ब्राउजर के पास, ओके। ब्राउजर के पास भी सारा डेटा आ गया,
सेकेंड कॉल में। फिर ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर क्या करेगा, ये पूरा डेटा आ गया। नाउ ब्राउजर विल, ओके, ब्राउजर विल इनक्रिप्ट, ओके, इनक्रिप्ट द सिग्नेचर एंड इट विल ऑल्सो वैलिडेट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जैसे रेस्ट ऑफ थिंग्स में क्या है आपका कि भाई सर्वर नेम, डोमेन नेम मैच कर रहा नहीं कर रहा, abc.com, वैलिड अप टू आज की डेट के हिसाब से वैलिड है यानी ये सर्टिफिकेट, यस, ठीक है, ये सारी चीजें भी वो क्रॉस चेक करता है सर्वर, ठीक है। और इनक्रिप्ट करेगा सिग्नेचर विथ, ठीक है, हमारा जो हमारी अब पब्लिक की अवेलेबल है CA की, ठीक है, और ये जो पब्लिक की है ये हमारे ब्राउजर के पास होती है, ठीक है, इस ब्राउजर के पास होगी, ठीक है, तभी वो सिग्नेचर को डिक्रिप्ट कर पाएगा। अच्छा सॉरी, मैंने इनक्रिप्ट लिख दिया, यहाँ पे डिक्रिप्ट लिख लो, ठीक है, ये डिक्रिप्ट कर पाएगा, ओह, इसको हम डिक्रिप्ट कर पाएंगे, ओके, उस पब्लिक की से, ठीक है, ओके। अब डिक्रिप्ट कर लिया, डिक्रिप्ट करके इट विल मैच जो सर्वर की पब्लिक की थी, ओके, सर्वर की पब्लिक की विथ डिक्रिप्टेड सर्वर पब्लिक की, ये होनी चाहिए सेम, ओके, ये होनी चाहिए सेम, तभी ये ट्रू होगा। अदरवाइज ब्राउजर बोलेगा भाई कोई तो तीसरा बंदा आ गया बीच में, उसने मुझे अपना सर्टिफिकेट दे दिया कुछ फलाना ढिमकाना और वो मैच नहीं कर रहा, समझ गए, तो वो मैच करेगा तभी ट्रू होगा। और ये बाकी सारे पैरामीटर भी चेक होते हैं, ठीक है, वैलिड अप टू सर डोमेन नेम, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर ऑल द थिंग्स लुक गुड, एवरीथिंग इज वेरीफाइड, इज इट गुड, ठीक है, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, सर्वर भेजेगा एक और रैंडम नंबर, देख रहे हो, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं ताकि हम अपना पूरा सिस्टम सिक्योर बना पाए, कोई बीच में बंदा आके हमें डेटा ना उठा पाए, ठीक है। उसको बोलो, अब सर्वर दोबारा क्रिएट करेगा एक रैंडम नंबर, ठीक है, इसको हम नाम भी देंगे एक, इसको बोल लो प्री मास्टर सीक्रेट, ठीक है, प्री मास्टर सीक्रेट, समझ लो ये है ऐसा कुछ, तो प्री मास्टर, ठीक है, प्री मास्टर सीक्रेट, इसकी वैल्यू ले लो ABCD1234, ठीक है, ये इसका वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल में। अब इसको करेंगे हम इनक्रिप्ट, ठीक है, इसको हम करेंगे इनक्रिप्ट विथ सोचो 2 मिनट सोच लो, हम उसको इनक्रिप्ट करेंगे हमारे पब्लिक की से जो हमारे सर्वर की अबे हमें मिली है ऊपर से इस वाले शीट के अंदर, समझ गए, हम इनक्रिप्ट करेंगे विथ सर्वर पब्लिक की। आफ्टर वेरिफिकेशन प्री मास्टर सीक्रेट जनरेट किया, उसको इनक्रिप्ट करेंगे पब्लिक की से, ओके, सर्वर की पब्लिक की से, और उसको भेज देंगे हम सर्वर को, ठीक है। अब देखो लिस्ट में क्या क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, इसके पास सर्वर की आ गई, इसके पास CR था, अब इसके पास आ गया प्री मास्टर सीक्रेट भी सर्वर के पास, इसने भी जनरेट किया है, ठीक है, तो इसको तो पता ही है वो प्री मास्टर सीक्रेट है क्या, समझ गए, तो इसके पास भी पड़ा है, इसके पास पड़ा है SR, इसके पास खुद का CR भी होगा क्योंकि इसी ने तो जनरेट किया था, समझ गए, तो इसके पास बैठा था CR SR और अभी हो गया PMS प्री मास्टर सीक्रेट, ठीक है। इसके पास क्या आ गया, CR था जो क्लाइंट ने भेजा था, इसने फिर अपना खुद का SR बनाया था, तो SR भी इसका खुद का हुआ सर्वर रैंडम, और अभी इसको मिल गया PMS इनक्रिप्ट हो गया पब्लिक की से, इसके पास डेटा आया, सर्वर क्या करेगा हमारा इसको डिक्रिप्ट कर लेगा खुद की प्राइवेट की से, खुद की प्राइवेट की करने के बाद इसको भी मिल गया, समझिए, ये ABC 1234 इसने डिक्रिप्ट कर लिया, यहाँ पे डिक्रिप्ट कर लिया, समझे, ये हो गया डिक्रिप्ट इस डेटा के पास। अब ये दोनों के पास है डेटा, ओके, ये दोनों के पास है। अब आती है नेक्स्ट बारी कि अब क्या होगा आगे, ओके, ठीक है। अब देखो डेटा क्या क्या हमारे पास आ गया, क्लाइंट रैंडम, सर्वर रैंडम और प्री मास्टर सीक्रेट, जो क्लाइंट रैंडम क्लाइंट ने बनाया, प्री मास्टर सीक्रेट भी क्लाइंट ने बनाया, सर्वर रैंडम सर्वर ने भेजा, क्लाइंट रैंडम जो सर्वर ने भेजा, क्लाइंट ने भेजा सॉरी, सर्वर रैंडम खुद ने बनाया इसने, और PMS जो क्लाइंट ने भेजा था।
अब तीनों चीजें आ गई और इनक्रिप्ट थी, डिक्रिप्ट भी कर लिया हमने दोनों साइड पे, ठीक है, बीच में किसी को कुछ नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से इन तीनों को इनपुट लेंगे, जो हमारे ये 3 इनपुट है, इन तीनों को इनपुट लेके एक न्यू की जनरेट करेंगे। ओके, उसका नाम लिख लो, मैं यहां पे लिखता हूं, उसका एक ब्लॉक बना लो, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे अ न्यू की विल बी जनरेटेड, और ये कौन करेगा, ये दोनों जनरेट कर लेंगे अपने अपने एंड पे विद द इनपुट। ओके, इनपुट क्या है हमारा, CR, SR और PMS, समझे। इन तीनों के हिसाब से की जनरेट होगी, उस की का नाम ले लो। ओके, उस की का नाम ले लो सेशन की, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू की विल बी जनरेटेड, ओके, न्यू की विल बी जनरेटेड विद द इनपुट CR, SR, PMS सेशन की। अब दोनों जन बना सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों के पास डेटा है, दोनों के पास डेटा है ये बनाने का, समझ गए, दोनों के पास डेटा है ये बनाने का। तो दोनों ने बना ली एक सेशन की, ओके, दोनों ने बना ली एक सेशन की। अब उस सेशन की पे जैसी वो सेशन की बन गई, ओके, जैसी वो सेशन की बन गई और दोनों की सेशन की सेम होगी, एक भी डेटा गलत हुआ, समझो ये ABCD 1 2 3 4 में भी 3 मिसिंग है, तो जो सेशन की बनेगी वो गलत बनेगी दोनों से, मतलब ब्राउजर एक बना लेगा, क्लाइंट एक बना लेगा, सर्वर एक बना लेगा, बट दोनों की सेशन की मैच नहीं करेगी। ओके, मे बी सेशन की बन गई, सेशन की लिख लो, इसने इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेशन की बना लिया। ओके, सेशन की बन गया, लिख लेते हैं हम लोग ZXXYZ और 987, ठीक है, 6। ये सेम चीज यहां पे भी बन जाएगी, अगर डेटा सेम है तो। डेटा सेम नहीं है तो ये अलग अलग होगी। ओके, अब तुम्हारा ब्राउजर क्या करेगा, डेटा भेजेगा और उस डेटा को इनक्रिप्ट करेगा उस सेशन की से, समझ गए। मैं यहां लिख देता हूं, नाउ डेटा विल बी इनक्रिप्टेड विथ सेशन की, जो और सेशन की अभी किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं है, सेशन की ब्राउजर ने, क्लाइंट ने खुद जनरेट की, सर्वर ने खुद जनरेट की विद द गिवन इनपुट पैरामीटर्स। ओके, उससे डेटा इंक्रिप्ट होगा, सेंड होगा, और उसी से डेटा दोबारा से, ये पूरा चीज सेम वैसे ही काम करेगा, समझ गए हो। इस पूरे को कॉपी करो, और जब भी सर्वर को डेटा भेजना होगा, ठीक है, सर्वर भी वैसे ही डेटा भेजेगा, समझ गए। वो भी सर्वर, यहां लिख देते हैं, डेटा विल बी सर्वर डेटा, ठीक है, सर्वर डेटा विल बी इनक्रिप्टेड विद सेशन की, ऐसा, ठीक है। यहां क्लाइंट डेटा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए, समझ गए। ये अब दोनों के पास सेशन की है, जैसी डेटा आएगा ये डिक्रिप्ट करके डेटा रीड करेगा, वो डिक्रिप्ट करके डेटा रीड करेगा, समझ गए। ये होता है पूरा TLS या SSL सर्टिफिकेशन का फ्लो, ठीक है। अब इसमें पहले वाली चीज जो मैं बताना रह गया था, असिमेट्रिक कनेक्शन और सिमेट्रिक, असिंक कनेक्शन और सिंक, ये जो हमने पूरी चीज की, ठीक है, इसमें से क्लाइंट रैंडम, सर्वर रैंडम, प्री मास्टर, सीक्रेट, ये जो तीनों जनरेट किया, इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक कनेक्शन, क्योंकि हमने एक तीसरी की जनरेट करने में टाइम इन्वेस्ट किया और हमने डायरेक्ट सेम की से ही हमने डेटा रीड या इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर रहे। तो ये असिंक्रोनस कनेक्शन के हिसाब से या असिंक के हिसाब से हमने इसको डेटा को सेंड कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ओके, और फिर इसके बेसिस पे हमने एक न्यू की जनरेट की, उसको हमने नाम दिया सेशन की। सेशन की हो गई तुम्हारी सिंक की, जो एक ही की है जो तुम्हारा ब्राउजर यूज करेगा या क्लाइंट यूज करेगा, जो तुम्हारा सर्वर यूज करेगा फॉर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, समझ गए। इसलिए जो TLS 1.2 के ऑनवर्ड्स थे, ये सारे के सारे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ द बेस्ट अप्रोचेज यूज करते हैं। पहला अप्रोच जो हैवी सिक्योरिटी बनाने के लिए काम होता है, असिंक कनेक्शंस के ऊपर से, और दूसरा जो सिमेट्रिक, जिसमें फास्टर होता है, क्योंकि आपके पास सेम की है, सेम की से अभी आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। आपको ये ऊपर का लॉजिक बार बार करने की जरूरत नहीं है,
समझ गए? अगर आपने सेशन की जनरेट नहीं की होती तो आप हर कम्युनिकेशन के लिए ये चीज जनरेट कर रहे होते, हर बार एक नया क्लाइंट रैंडम जनरेट हो रहा होता, हर बार कुछ सर्टिफिकेशन चेक हो रहे होते, और हर बार समझ रहे हो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहा था उस पब्लिक की के ऊपर। तो हमने क्या किया, उन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके एक न्यू की जनरेट कर ली, जिससे अब हम फास्टर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। समझ गए? ये है बेसिक ऑफ सिस्टम डिजाइन, जो आपको पता होना चाहिए जब आप कोई सिस्टम बनाने जाओगे एक्चुअली में, क्योंकि वहां पे बेसिक से डिजाइन करने में ना आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कल को ये हो गया यार, आपने किसी ने बोल दिया यार ये बना दो वो बना दो, आपको ये नहीं पता कि आप कॉल कर रहे हो आपके यूआरएल से, तो यूआरएल कॉल कैसे जा रहा है, कहीं पे आपको मे भी आपने पूरा सिस्टम रोबोट एकदम खतरनाक स्केल बना दिया, बट आपका कॉल करते वक्त यहाँ सर्वर में फट गया, मे बी आपका सिक्योर नहीं है सिस्टम, आपको पता ही नहीं है सिक्योर करना कैसे है। समझ रहे हो? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम दूसरे और फंडामेंटल्स टॉपिक लेंगे जो हम लगता है कि पता ही होनी चाहिए। ठीक है, उस चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो मिलते हैं। और ये फ्लो सारा इधर ही है। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेके आप रख लेना, आप बहुत क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाने नोट्स बना लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है, कैसी चीजें फ्लो करती है। ठीक है, ये पूरा चीज आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो।